नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं बल्लभगढ़ विधानसभा सीट के इतिहास की, इसके समीकरण की। बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा सीट जो है वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है, फरीदाबाद जिले के अंदर आती है। और फरीदाबाद से इस बार बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम इसके इतिहास की बात करेंगे कि कब कौन सी पार्टी जीती थी और क्या यहाँ पे समीकरण, जातीय समीकरण बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बल्लभगढ़ विधानसभा सीट के जातिगत गणित की। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ कुल मतदाता 2,62,384 है। अगर हम यहाँ पे एससी एसटी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो आप देखिए कि एससी वोटर्स जो है 28,206 यानी कि 10.75% है। वही एसटी वोटर जो है शून्य है। मुस्लिम वोटर्स 13,119 यानी 5% है। तो एसटी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स को मिला दे तो तकरीबन 15% वोट शेयर जो है इनका रहने वाला है। वहीं अगर बातें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण कितने हैं और शहरी क्षेत्र है, शहरी वोटर्स कितने, तो ग्रामीण शून्य है यहाँ पे, लेकिन शहरी वोटर्स की संख्या पूरे के पूरे 100% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शहरी विकास के मुद्दे मुख्य रहेंगे। ग्रामीण मुद्दे यानी खेती किसानी से जुड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ था, तो 51.39% उस समय मतदान हुआ था, जो कि आंकड़ा काफी कम है। इस साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद है कि आंकड़ा अपने कुछ ना कुछ सुधरेगा। इसके लिए लगातार जो है निर्वाचन आयोग भी काम कर रहा है और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। अगर हम यहाँ के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, कब कौन आगे रहा, कब कौन पीछे रहा, तो पिछले अगर 6 चुनावों यानी कि लोकसभा विधानसभा चुनावों की बात करें, तीन तीन का रिकॉर्ड देखें अगर हम, तो जब 2009 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी का वोट शेयर 15.18% था। वही कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है 46.13% था। इंडियन नेशनल लोकदल का 7.28%, बसपा का 9.28%, वही हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल का 14.53% था। तो कुल मिलाकर इस समय 2009 के विधानसभा चुनाव तक जो है कांग्रेस काफी आगे थी, लेकिन 2014 के चुनाव में आंकड़े पलटे हैं। बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी का वोट शेयर जो है 15 से 56.94% तक पहुंच गया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। कांग्रेस का वोट शेयर 13.17% पे आ गया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का वोट शेयर हल्का सा बढ़ा, 11.6% पे आया। बसपा का नुकसान हुआ, 7.73% रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% घट गया, 54.41% पर रहा। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, 20.4% पे आया। और दीपक चौधरी जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका वोट शेयर भी 15.1% रहा। इंडियन नेशनल लोकदल का, बसपा का, आपका और हरियाणा जनहित कांग्रेस का शून्य रहा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हल्का सा नुकसान मिला, तो कांग्रेस को ने वापसी थोड़ी सी की है। और उम्मीद है कि इस चुनाव में कांग्रेस और अच्छा प्रदर्शन करेगी या फिर बीजेपी इस आंकड़े को और बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर हम यहाँ के विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनावों की बातों को, अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो देखिए, जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का वोट शेयर यहाँ से 35.2% 2-3% रहा। कांग्रेस का 44.39%, वहीं बसपा का 10.52% और हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 5.39%। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर रहा 68.48%, वहीं कांग्रेस का 12.99% और आम आदमी पार्टी का, यानी आप बता दें कि आम जो दिल्ली के बिल्कुल बगल में फरीदाबाद क्षेत्र पड़ता है, तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर हाथ आजमाया था। उनका वोट शेयर प्रतिशत 8.35% रहा था। हालांकि 2019 के चुनाव में ये शून्य पर भी आ गया। तो ये गौर करने वाली बात है कि इस बार क्या आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है, इस बार का के विधानसभा चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी उतारेगी या नहीं, या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, उनके साथ चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी काफी आगे पहुंच गई, 78.3% पे रहा। वहीं कांग्रेस 15.3%, बाकी सभी शून्य पर है। तो अब जो ये आंकड़े हैं, अगर आप इनकी तरफ गौर से देखें तो बीजेपी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 2009 के मुकाबले में विधानसभा चुनाव में वो 54% पे पहुंच गई और वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में 35 से 78.3% पे आ गई। वहीं कांग्रेस को काफी नुकसान भी देखने को मिला है, 44 से 15.3% पे आ गई लोकसभा चुनावों में। और विधानसभा चुनाव में 44 से माफ कीजिएगा 46 से 20.4%, यानी कि आधे का नुकसान हुआ है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन आगे रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जनता किस पर भरोसा करती है, क्योंकि इस बार फरीदाबाद से जो है बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस जीत के आ चुकी है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी हाई है। अगर हम यहाँ पे पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो आप देखिए कि बीजेपी जो है 4 बार आगे रही, वहीं कांग्रेस 2 बार आगे रही। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगी कि तीसरा का आंकड़ा वो अपने साथ जुड़ ले, और कांग्रेस बीजेपी चाहेगी कि चौका लगा ही दिया है तो 5वीं बार वो एक बार फिर से जीत दर्ज करके यहाँ पे अपना परचम लहरा दे। अगर हम इतिहास की बात करें, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें, वहां के विजेताओं उपविजेताओं की लिस्ट की बात करें, तो आप देखिएगा कि जब 1967 का चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी के टी राम ने यहाँ से जीत दर्ज की थी।
उन्हें 15,308 वोट मिले थे। वहीं एस सिंह को जो है, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें 12,906 वोट मिले थे। जीत का अंतर 2402 का रहा था। 1968 के चुनाव हुए। आपको बता दें कि एक साल बाद ही पार्टी जब टूटी थी, सरकार गिर गई थी, उसके बाद फिर चुनाव हुए। इसमें फिर कांग्रेस ही जीती, लेकिन प्रत्याशी अलग थी। शारदा रानी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। 14,989 वोट मिले थे। वहीं विशाल हरियाणा पार्टी के नाथू सिंह को 7,572 वोट मिले। जीत का अंतर 7417 का रहा। जब 1972 के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने एक बार फिर जीत दर्ज की। शर्मा रानी यहाँ से जीती, 25,391 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजी डेर सिंह को 24,208, 1183 वोटों का अंतर रहा। तो आप देखिए कि 3 चुनाव लगातार यहाँ से कांग्रेस ने जीते थे, लेकिन तीनों में खास बात यह है कि तीनों के प्रत्याशी अलग अलग थे। 1977 का चुनाव आता है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। वहीं शारदा रानी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी, 1968 का चुनाव जीत कर आई थी, वो दूसरे नंबर पर रहती है। 16,209 वोटों ही उन्हें मिलते हैं। 6,388 वोटों का अंतर रहता है। 1982 के चुनाव में शारदा रानी एक बार फिर जीत दर्ज करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस से नहीं, निर्दलीय के तौर पर वो खड़ी होती है। कांग्रेस से उनका साथ छूट जाता है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो जीत दर्ज करती हैं। वहीं कांग्रेस में राजेंद्र सिंह आते हैं और उनको हार का सामना करना पड़ता है। 18,165 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,011 का रहता है। 1987 के चुनाव में योगेश चंद्र शर्मा यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। वहीं शारदा रानी, जो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाती है, उनको हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे लोकदल के जो हैं योगेश चंद्र शर्मा 37,832 वोट मिलते हैं। वहीं शारदा रानी को मात्र 21,756। जीत का अंतर काफी बड़ा होता है। वहीं 1991 का जब चुनाव आता है, कांग्रेस एक बार फिर वापसी करती है, लेकिन इस बार प्रत्याशी कोई और होता है, राजेंद्र सिंह बिस्ला यहाँ से जीतते हैं। 32,255 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के आनंद कुमार शर्मा को 18,632 वोट मिलते हैं। 13,593 वोटों का अंतर रहता है। 1996 के चुनाव में बीजेपी के साथ हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन होता है इनका उस समय पे, और बीजेपी पहली बार यहाँ पर जीतने में कामयाब होती है। आनंद कुमार से जीतते हैं, 51,721 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को 19,558 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 32,163 का रहता है। 2000 के चुनाव में राजेंद्र सिंह बिस्ला एक बार जीत दर्ज करते हैं, लेकिन इस बार वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं। 38,112 वोट मिलते हैं। रामविलास शर्मा, जो बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं, उन्हें 30,040 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 8,072 रखा रहता है। तो आप इन आंकड़ों को देखिए, अगर आप देखेंगे कि शारदा रानी जब इंडिपेंडेंट खड़ी हुई तो जीत दर्ज करी, राजेंद्र सिंह बिस्ला जब इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो जीत दर्ज की उन्होंने। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो इन्होंने जीत दर्ज की। तो यहाँ पे पार्टी से ज्यादा कहीं ना कहीं चेहरे मायने रखते हैं। लेकिन 2005 का चुनाव आता है, इस समय में कांग्रेस की शारदा राठौर यहाँ से जीतते हैं। 68,289 वोट मिलते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के मूलचंद शर्मा को मात्र 34,213 वोट मिलते हैं। 34,076 वोटों का अंतर रहता है। 2009 के चुनाव में शारदा राठौर एक बार फिर से जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस एक बार फिर अपना जीत को कायम रखती है। 35,535 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र तेवतिया को 11,691 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 23,844 रहता है। यहाँ शारदा राठौर के नाम पे एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाता है कि वो लगातार 2 चुनाव जीते, क्योंकि अब पिछले रिकॉर्ड को देखें तो कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसने लगातार 2 चुनाव जीते हो और एक ही पार्टी से खड़े होकर जीते हो। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हर बार पार्टी चेंज करी या फिर निर्दलीय के तौर पर लड़े, तब उन्होंने जीत दर्ज करी। अब 2014 के चुनाव में आंकड़े पलटते हैं। मूलचंद शर्मा यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी 69,074 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को मात्र 15,976 वोट मिलते हैं। 53,098 वोटों का अंतर रहता है। 2019 के चुनाव में मूलचंद शर्मा फिर से यहाँ पे बीजेपी के के बैनर तले खड़े होते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। 66,708 वोट मिलते हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद कौशिक को 24,995 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 41,713 का रहता है। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस हर साल क्या अपने प्रत्याशी को बदल देती है। देखिए 2009 में शारदा राठौर थे, तो 2014 में लखन कुमार सिंगला, 2019 में आनंद कौशिक। और पिछला इतिहास भी इसी तरह का है कि कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने जीत बेशक यहाँ पे अपना उनका इतिहास अच्छा रहा होगा कांग्रेस का, लेकिन प्रत्याशी हर बार अलग अलग रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? वहीं बीजेपी क्या फिर से मूलचंद शर्मा को ही मौका देगी? और अगर बीजेपी के मूलचंद शर्मा इस बार जीत दर्ज कर लेते हैं तो इस विधानसभा सीट पे, यानी बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पे एक इतिहास रच देंगे, एक कीर्तिमान रच देंगे कि लगातार उन्होंने 3 चुनाव जीते और ये पहला ऐसा विधायक होगा जो यहाँ पे लगातार 3 चुनाव जीतेगा। तो ये था बल्लभगढ़ विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अगर वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास अपने विधानसभा सीट से जुड़ा कोई इतिहास है, कोई समीकरण है, कोई रोचक तथ्य है, कोई ऐसी जानकारी है, तो आप हमें जरूर शेयर करें। धन्यवाद।